हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल इन सरित क्लासेस। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हमने किए हैं उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। अब जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर 19 था ओनली वो ही डिस्कस किया था, क्लियर। और अभी हमने ये देखा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से पार्ट में आते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 3, क्लियर। अब तक हमने पार्ट 1 कर लिया है, पार्ट 2 कर लिया है, पार्ट 3 अभी चल रहा है, पार्ट 4A हम कर चुके हैं। पार्ट 4 जो है इसके बाद हम जो पार्ट 3 जैसे कंप्लीट हो जाएगा हमारा, हम जो है फिर अपना मूव किस पे कर देंगे, पार्ट 4 के ऊपर, क्लियर। तो पार्ट 3 के अंदर हमें पता है आर्टिकल जो है रेंज आती है 12 से लेके 35, यानी 12 से लेके 35 जो अनुच्छेद हमारे वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो जिसमें हमने 12, 13 एक लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, और 14 से लेकर 18 तक एक लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। और अब बात आती है 19 से 22, जिसमें हमने 19 एक डेडिकेटली एक लेक्चर कंप्लीट किया था, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी था। उसमें आपके 6 आर्टिकल्स जो थे, नोट आर्टिकल्स, 6 राइट्स उसमें अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो उनको एक एक करके डिस्कस मैंने करवाया था। आज जो टॉपिक है वो रहेगा राइट टू फ्रीडम की जो कैटेगरी थी, उसके अंदर जो बाकी राइट्स बच गए हमारे, लेट्स से जैसे कि आर्टिकल 20, 21, 21A, 22। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बाकी आपके फंडामेंटल राइट्स बचेंगे, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्लियर। उसके बाद राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्लियर। और राइट टू माइनॉरिटीज वाले जो है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको एक ही लेक्चर में करवा दूंगा उसको, नहीं तो फिर 1 या 2 लेक्चर्स आपके 2 या 3 लेक्चर्स और लगेंगे और फिर फंडामेंटल राइट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर। चलिए, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा अभी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 20 से स्टार्ट होगा, क्लियर। देखिए आर्टिकल नंबर 20 ये बेसिकली क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखेंगे तो उसकी हेडिंग क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, क्लियर। यानी कि आपको ये जो बेसिकली राइट दिया गया, ये राइट दिया गया है जो मान लीजिए आपने कोई काम किया, ठीक है, आपने मान लो कोई गलती से कोई जुर्म कर दिया, लेकिन अब आपको सजा होगी, लेकिन सजा ऐसे ना हो कि आपके ऊपर ज्यादती हो जाए, क्लियर। तो उससे बचाने के लिए भी आपको जो है संविधान में एक अधिकार दिया गया है, क्लियर। अब हो सकता है कि मान लो आपको किसी ने फंसा दिया हो, क्लियर, आपने वो जुर्म किया ही ना हो लेकिन आपको फंसा दिया गया हो, लेकिन अगर आप फंस गए हो गलती से और पुलिस ने आपको जो क्या बोलते हैं अरेस्ट कर लिया, तो इन दैट केस पुलिस आपके ऊपर ज्यादती ना करे। तो इस जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 20 में जो आता है वो ये आपको इंश्योर कराता है कि ऐसा नहीं, आप अगर पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी हो जाते हैं तो आपके पास ये हमारे संविधान के द्वारा क्या है, आर्टिकल नंबर 20 जो क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। चलिए एक बार जैसे हम अपना जनरली करते हैं डिस्कशन, तो हम क्या करेंगे अभी, नॉर्मली हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है हम उसको साथ साथ रेफर में लेके चलते हैं, क्लियर। तो अभी मैं आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है उसको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये अभी आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ये इंग्लिश में है, उसके बाद मैं आपको हिंदी में और दिखा देता हूँ। चलिए पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए आर्टिकल नंबर 20 ये क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि आर्टिकल 20 ये तो इसकी हेडिंग होगी जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दिखा रखी है। अब इसका क्लॉज 1 क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी convicted of any offense except for violation of a law enforced at the time of the commission of the act charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law enforced at the time of the commission of the offense। देखिए अभी ये जो है बेसिकली एक बार मैं हिंदी में और दिखा देता हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको देख लें। ये है आपका आर्टिकल नंबर 20, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं अपने इसके ऊपर दोबारा से बोर्ड पे। देखिए जो आर्टिकल नंबर 20 है ये बेसिकली आपको क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, ताकि मान लो पुलिस जो है आपके साथ ज्यादती ना करे। अब मान लिया आपसे कोई ऑफेंस हो गया, यार मान लो आपसे हुआ नहीं लेकिन आपको क्या है किसी ने फंसा दिया है, तो आपके पास भी तो कोई राइट्स होंगे ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं आर्टिकल नंबर 20 आपको अगर क्या है ऐसे केसेस में आपको क्या प्रोटेक्शन देगा। देखिए सबसे पहले ये बोला गया है कि ये जो राइट है, ये राइट्स, ये जो राइट है पर्टिकुलर आर्टिकल 20 के अंदर ये किसको है, ओनली आप खुद, अभी मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद बताना मुझे, ठीक है। आपको पढ़ के अभी तक जो मैंने बोला है उसकी समझ के बिहाफ पे आपको खुद बताना है कि जो मैंने आपको बताया है ये बेसिकली राइट्स किसको मिला हुआ है, ठीक है। ये जो अधिकार है क्या सिर्फ नागरिकों को मिला हुआ है और सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर। आपको मुझे ये बताना है क्या ये सिर्फ ओनली सिटीजन्स को मिला है या फिर सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स, क्लियर।
चलिए अभी तक जितना मैंने आपको बताया आप खुद ट्राई करके देखिए। देखिए क्या होता है कि लर्निंग ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ बोलता रहूं और आप सिर्फ उसको सुनते रहें, वो लर्निंग नहीं होती। लर्निंग होती है कि मैं बोल रहा हूं और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उसका रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तब क्या होगा, देखिए लर्निंग जो हमेशा वन वे नहीं होती, लर्निंग होती है टू वे। यानी मैंने आपसे कुछ पूछा, आप उसका आंसर, अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन इस लेक्चर को देख रहे हैं, क्लियर, या फिर कैसे भी आपको इसको जैसे किसी भी मीडियम से इसको देख रहे हैं, बट ये क्या रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसमें आप ऐसा तो नहीं आप मेरे को डायरेक्ट आंसर करेंगे। आप आंसर कैसे कर सकते हैं, आंसर आप मुझे कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, क्लियर, या फिर आप मुझे जैसे अगर आप सुन रहे हैं तो साथ के साथ वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसको उसी टाइम जो है अपने माइंड को अप्लाई कीजिए कि हाँ ये जो पूछा गया इसका, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्लियर। तो इससे क्या होगा, आपको वो चीज़ें लंबे टाइम तक लर्न रहेगी। देखिए ओनली सिटीजन या फिर सिटीजन और एज वेल एज फॉरनर्स। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, यहां से हमने क्या देखा है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि आपसे कोई अपराध हो गया या नहीं भी हुआ है लेकिन आप फंसा दिए गए हो, तो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं कुछ तो सेफ्टी वॉल्व दिया गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट है ये दोनों को मिला हुआ है, सिटीजन एज वेल एज जो फॉरेनर्स है, क्लियर, ओनली सिटीजन्स को नहीं है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 19 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर, जिसमें 12 और 13 तो हमारे जो बेसिकली क्या है जनरल आर्टिकल्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, बस उसका पार्ट है क्योंकि जो उसमें स्टेट है और उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो 12 और 13 में हम नागरिकों को कोई अधिकार नहीं मिलता उससे, ठीक है। हमें अधिकार मिलने से कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 14 से लेकर के एंड सो ऑन आगे जो भी हमारे आर्टिकल्स अभी चल रहे हैं वो सारे। अब देखिए मैंने आपको जो रिस्पेक्टिव पीछे लेक्चर्स करवाए हैं तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो ओनली सिटीजन्स को कौन कौन से जो अनुच्छेद है, जो राइट्स है, किस किस आर्टिकल के तहत ओनली सिटीजन्स के लिए है। तो मैंने आपको बताया था 15, 16 और 19। अब तक ये 3 आर्टिकल मैंने आपको बताया कि जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए बने हैं, नॉट फॉरनर्स, क्लियर। तो 14 जो है किसके लिए, फॉरनर्स के लिए भी, क्लियर। उसके बाद 15, 16 नहीं है, 17, 18 ये किसके लिए, इंडियन सिटीजन्स के साथ साथ फॉरनर्स को भी मिले हुए, क्लियर। 19 ये हमारे सिटीजन्स के लिए है, फॉरनर्स के लिए नहीं है। 20 जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिटीजन के साथ साथ हमें फॉरनर्स को भी दिए हुए, हमने जो संविधान के तहत हमने फॉरनर्स को भी दिए हुए। अब फॉरनर्स को कैसे, सपोज कीजिए कोई विदेशी नागरिक किसी भी देश का हो सकता है, वो इंडिया में एज ए टूरिस्ट या एज ए स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया यूनिवर्सिटी के अंदर, क्लियर। अब यूनिवर्सिटी में मान लो जर्मनी का कोई स्टूडेंट जो है, इंडिया की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, क्लियर, जैसे IIT हो गया, उनके अंदर क्या होता है आप फॉरेन स्टूडेंट्स को भी जो है एडमिशन दे सकते हैं। उनके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, हमें उसमें नहीं जाना है, ठीक है। मान लीजिए कोई जर्मनी का स्टूडेंट है जो है, क्लियर, वो इंडिया के अंदर आके स्टडी करता है। अब ये रियल केस बता रहा हूँ मैं आपको। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जब दिल्ली के अंदर ये जब गवर्नमेंट ने CAA कानून पास किया था, उसमें एक जर्मनी का स्टूडेंट था बेंगलोर के अंदर, क्लियर। उसने क्या हुआ कि वहाँ पे वो भी जो है प्ले कार्ड लेके खड़ा हो गया, यानी कि विरोध में उस कानून के। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये क्वेश्चन उठा था कि जर्मनी का जो स्टूडेंट है उसको तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है इस कानून से, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, अब मान लीजिए ऐसा नहीं कि वहाँ पे अगर उसने ऐसा कर भी दिया, मान लो चलिए ठीक है उससे ये अपराध हो भी गया, तो ये नहीं कि आप जो है उसको गिरफ्तार कर लेंगे और उसको टॉर्चर करेंगे, क्लियर। तो आर्टिकल 20 ये बोलता है कि बेशक से कोई भी विदेशी हो चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, सबको जो है आपको सुरक्षा मिलेगी अगर इन केस आपके साथ कोई भी ऐसी ऑफेंसेस होते हैं, क्लियर, या आपके द्वारा कोई गलती से अपराध हो जाता है। वैसे अपराध गलती से तो होते नहीं है, पर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप फंस जाते हैं उसमें, क्लियर। हो सकता है आप अपने जो वर्डिंग है उसके थ्रू फंस जाए या कोई आपको ऐसा फंसा दे कि आपको पता ही ना चले हुआ क्या, क्लियर। तो उसके तहत क्या है आर्टिकल 20 जो आपको पूरी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जस्ट अ सेकेंड, डस्टर कहाँ गया आज, चलिए मिल गया है डस्टर मुझे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को नहीं मिला है, ये फॉरेनर्स को भी मिला हुआ है, क्लियर। तो देखिए पॉलिटी में आपको चीजें ना समझ के करनी है। कंसेप्ट जो है बहुत ही इजी है पॉलिटी, लेकिन होता क्या है कि हम जब चीजों को टू द ग्रांटेड ले लेते हैं ना कि हाँ ऐसा ही होगा, क्लियर। जब क्वेश्चन पेपर में ये आता है दिस राइट इज ओनली टू सिटीजन्स, ये नागरिकों को मिला है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नागरिकों के लिए है और कौन सा जो है दोनों के लिए है, क्लियर। चलिए अब इसमें आपको चीजें जो ध्यान रखनी है, इसमें ना 3 चीजें ध्यान रखनी है। जो अभी मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी थी उसके अंदर जो पढ़वाया है उसमें क्या क्या लिखा था, सबसे पहले उसमें लिखा था नो
डबल जियोपार्डी, ठीक है। फिर उसके बाद नो पोस्ट फैक्टो लॉ। वैसे बेसिकली नंबरिंग 1 में ये आपका ये वाला आएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड नंबर पे है ये, ठीक है। ये है आपका नंबर 1। नंबर 2 नो डबल जियोपार्डी, और नंबर 3 पे आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब इनका मतलब क्या है, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज इट इज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड डाले गए हैं, लेकिन आपको समझना है एक एक करके, क्लियर। चलिए देखिए, नो पोस्ट फैक्टो लॉ, इसमें क्या बोलता है, इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप तब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक कि उसने जो काम किया है वो किसी कानून के खिलाफ ना हो, इसने कोई कानून तोड़ा ना हो, क्लियर। जब तक वो ऐसा नहीं करता है तो आप उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्लियर। सेकंड थिंग, किसी भी व्यक्ति को जिसको आपने गिरफ्तार किया है, आप उसको उससे ज़्यादा सजा नहीं देंगे जितना कि कानून में बताया गया है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मान के चलो मैंने कोई चोरी की है, ठीक है, मैंने बैंक के अंदर डाका डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने चोरी की है 5 लाख की, क्लियर। अब ये एक चीज़ अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। मान लो मैंने 5 लाख की क्या है, चोरी कर ली बैंक के अंदर। अब कानून के तहत मान लो अगर जो चोरी से रिलेटेड कोई कानून है हमारे देश में, उसमें बोला गया कि आपको 1 ईयर से ज़्यादा की सज़ा नहीं होगी, 1 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होगी, ये कानून में प्रावधान दिया गया ऐसा। लेकिन अब मान लीजिए पुलिस ने मेरे को ना गिरफ्तार कर लिया और उसको मुझे कोर्ट के सामने एज ए ट्रायल के तौर पे लेके गए, तो कोर्ट मुझे 2 साल की सज़ा नहीं देगी, क्लियर। ये इस नो पोस्ट फैक्टो के अंदर क्या है, आपके 2 प्रोविजन आपको याद रखने हैं। किसी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक कि जो उसने गुनाह किया है वो आपका कानून के तहत क्राइम ना माना गया हो, ठीक है। दूसरा, उसको आप उससे ज़्यादा सज़ा नहीं देंगे जितने की कानून में बता रखी है, क्लियर। अगर कानून के तहत आपने बोला 5 साल की सज़ा, जैसे ट्रिपल तलाक है, उसमें मान लीजिए 3 साल की सज़ा दे रखी है, तो अगर मान लो ट्रिपल तलाक के तहत कोई व्यक्ति अगर पाया भी जाता है गुनहगार, तो आप उसको 3 से ज़्यादा 4 साल नहीं कर सकते हैं, क्लियर। यानी 1 महीने भी ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते हैं। 3 साल तो 3 साल मैक्सिमम होता है ना, कि मिनिमम इतने, ये 2 आपको ना कोई भी लॉ पढ़ेगा तो उसमें ना टर्म्स होती है, मिनिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट। तो जो मैक्सिमम आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ याद रखना, आपको 2 वर्ड्स अभी बार बार सुनने को मिलेंगे, क्लियर। तो इसलिए मैं पहले उनको डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए, 2 तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। हालांकि नाम से पता चल रहा है, एक है क्रिमिनल यानी कि जो क्राइम करे, सिविल। अब सिविल लॉ कौन सा होता है, देखिए सिविल लॉ होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था किसका, चोरी का, तो वो क्या है सिविल लॉ। यानी कि सपोज कीजिए आपका किसी दिन, मतलब आपके पास सब कुछ है लेकिन किसी दिन मन करा कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, और आपने क्या करा, किसी की चलते चलते पॉकेट मार ली और आप गए पकड़े गए। तो आप पकड़े गए, अब उस केस में आप पे जो लॉ चलेगा का जो भी एक्ट होगा वो कौन सा होगा, सिविल लॉ, ना कि क्रिमिनल लॉ। क्योंकि आपने क्या है, सिर्फ जैसे आपने किसी को चेक दिया और वो चेक हो गया बाउंस, तो वो भी किस में आएगा, सिविल क्राइम में आएगा, ठीक है, सिविल लॉ के तहत। अब क्रिमिनल होता है आपने किसी को लुढ़का दिया, ठीक है। दूसरा, या फिर आपने मतलब किसी को मर्डर करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं वो, ठीक है, ट्राई टू अटेम्प्ट। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगे, मान लो किसी को आपने चक्कू लगा करके उसको मतलब आपने मारने की कोशिश तो नहीं की लेकिन मारा और उससे जितने पैसे चोरी कर लेंगे, तो वो क्या होगा, मान लो अगर बंदे की अगर जान चली जाती तो क्या होता है, तो ये ऐसे जो वेपन्स के थ्रू अटैक होता है, तो वो सारे आप किसके में इंक्लूड करोगे, क्रिमिनल लॉ में, क्लियर। यानी कि जिसमें व्यक्ति की जान से रिलेटेड ऐसी कोई बात आ जाए तो हम उसको किस में काउंट करेंगे, क्रिमिनल लॉ में। और अगर मान लीजिए उसमें मतलब उनकी जान को कोई हानि नहीं है लेकिन माल को हानि होगी, ठीक है, जैसे सोना लूट लिया आपने, ज्वेलरी लूट ली, तो वो सारे किस में आ जाएंगे, सिविल लॉ में। अब इसके लिए हमारे अलग से सिविल प्रोसीजर कोड होता है, क्लियर, सिविल प्रोसीजर कोड, तो उसके तहत कार्रवाई चलती है। इसमें सारे प्रोसीजर बता रखे, अगर उसने ऐसा किया तो क्या करेगा, ठीक है, ये सारा कुछ। उसके बाद क्रिमिनल, यहाँ पे होता है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC जिसको बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, आपका सारा
प्रोसीजर कोड, देखिए नाम से पता चला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, यानी कि इसमें क्या है आपको तरीका बता रखा है। अगर किसी ने चोरी की तो सिविल प्रोसीजर कोड में उसको कौन कौन सी आपको पहले चेक करना है कि उसने क्या 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 किया, ये सारे आप उसको चेक करके आप उसके बाद क्या करोगे, सजा दोगे। क्लियर। ऐसे अगर उसने क्रिमिनल लॉ को वायलेट किया है तो उसके तहत आपको क्या करना है, क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसको सजा देनी है। और सजा आप देते हो किसके तहत, आईपीसी की जो सेक्शंस होते हैं, इंडियन पिनल कोड। पिनल का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी को दंड देना, पिनल दंड देना। ठीक है, तो चीजों को ऐसे याद रखो आप, आईपीसी। क्लियर। और कौन डील करते हैं इसके साथ, आईपीएस ऑफिसर्स, जितने भी आपके पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। क्लियर। आईपीएस से नीचे जैसे एसएचओ हो गए, आईएएस नॉट आईएएस, एसआई हो गया, एएसआई हो गया, ये सारे जो है आपकी धाराएं लगा सकते हैं आईपीसी की धारा जब वो एफआईआर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। हालांकि हमारा पॉलिटिक्स इससे लेना देना तो नहीं है, लेकिन चीजों को जब तक आप पीछे उसका कंटेक्स्ट क्या है ये नहीं समझ आएगा ना आपको, तो आप जो है ये सिविल लॉ, जैसे मैं बोलूं कि ये सिविल लॉ में लगेगा, ये क्रिमिनल में नहीं लगेगा, तो आपके माइंड में अब ये तो डाउट रहेगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि सिविल लॉ में लगेंगे, होते क्या ये तो बताओ। क्लियर। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब क्या है, आगे ये जितने भी आएंगे उसमें आपको ये कहीं ना कहीं पे मैं बोलूंगा तो आपके माइंड में पिक्चर बन जानी चाहिए, अच्छा अच्छा ठीक है उसमें लगेगा। क्लियर। चलिए, तो नो पोस्ट एक्ट फैक्टो जो लॉ है, नो पोस्ट फैक्टो लॉ, इसमें क्या बोलता है कि आपको जो भी आपने मान लीजिए कोई काम किया, ठीक है, मैंने दो चीजें बताई थी, व्यक्ति को तब तक आप सजा नहीं देंगे जब तक कि वो उस कानून के तहत जुर्म ना हो। क्लियर। दूसरा, उसको अगर मान लिया आपने सजा दी है, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, तो उसको आप जितने कानून के अंदर प्रावधान दिया गया है, क्लियर, जितना उसके अंदर प्रोविजन है फाइन का, आप उससे ज्यादा उसको फाइन नहीं लगाएंगे। क्लियर। या उसको सजा नहीं देंगे उतने उससे ज्यादा टाइम की। उसके बाद अब ये जो नो पोस्ट फैक्टो लॉ है, इसमें यह भी बोला गया है कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली किसी को सजा नहीं दे सकते। रेट्रोस्पेक्टिवली, अब ये क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली होता है कि मान लीजिए मैंने जो एक्ट किया है, मैंने चलो मैं देता हूं एग्जांपल किसकी। ठीक है, मैंने मान लो चोरी की है 20 जून। क्लियर। जैसे आज क्या है डेट है 20 जून, मैंने आज चोरी की है 20 जून को, और आज मैं देखता हूं मेरे देश में इसके रिलेटेड, इस चोरी से रिलेटेड कोई ऐसा कानून नहीं है, तो अब जो पार्लियामेंट है, क्लियर, वो जो है कानून जो है ऐसा नहीं कि डेट पीछे ले जा करके कि भाई 22 जून को बनाने लग रही है, और वो ये ना बोले कि भाई ये जो कानून है ये 20 जून से लागू होगा, क्योंकि बना कब है 22 को, तो 22 से लागू होगा या उससे बाद की डेट होगी, लेकिन उसकी पीछे की डेट नहीं लेंगे आप। वो होता है रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली होता है पीछे। क्लियर। रेट्रोस्पेक्ट यानी कि स्पेक्ट होता है देखना, रेट्रोस्पेक्ट यानी कि आप पीछे देखो। क्लियर। तो आपको पीछे नहीं देखना है अभी, डेट जिस दिन को आप लॉ लेके आ रहे कंट्री में 22 को लेके आ रहे, तो 22 से 24 हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप 22 से 20 पे नहीं जा सकते। क्लियर। आपको डेट पीछे नहीं करनी है, तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिवली। अब ये जो चीजें हैं, ये जो प्रोविजन रेट्रोस्पेक्टिवली, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए है, क्रिमिनल लॉ के लिए। सिविल लॉ में आप कर सकते हैं, इसलिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो थोड़ा सा इसमें फिट नहीं बैठा था, क्योंकि चोरी वाला जो क्या है सिविल लॉ है, उसमें गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन मान लीजिए मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और मर्डर ऐसा किया कि मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिले, काफी टाइम के बाद जो है सबूत मिले, और बाद में पता चला कि ऐसा तो कोई कानून है ही नहीं हमारे देश में कि अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको सजा कैसे दे। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, आपको कानून जो बनाएंगे आप बनाओ आज से, लेकिन उसको लागू पीछे की डेट से नहीं करेंगे। क्लियर। जैसे होता है ना कि कई बार जब हम बाइक होगी या गाड़ी होती है, जब पोल्यूशन की पर्ची कटवाते हैं, तो कई बार हम बोलते हैं यार पीछे की डेट की दे दे कोई, अगर कोई डेट है तेरे पास। क्लियर। तो वो क्या होता है, रिट्रोस्पेक्टिवली मांगते हैं, ताकि जब पुलिस वाले आपके डॉक्यूमेंट चेक करें तो वो चेक करते हैं कि पोल्यूशन ऐसा नहीं कि भाई आज ही बनवाया और पीछे कई साल तक ऐसे ही बिना पोल्यूशन की पर्ची के घूमा है। क्लियर। तो वो क्या होता है, आपको रिट्रोस्पेक्टिव यानी कि आप पीछे की डेट पे जो है उसको लागू नहीं करेंगे। आज बना रहे हैं तो उसके आगे की डेट दोगे, बट पीछे की नहीं। और ये याद रखना, ये किसके लिए बोला मैंने रिट्रोस्पेक्टिवली, क्रिमिनल लॉ के लिए। क्लियर। अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो उसमें गवर्नमेंट रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं करती, सिविल लॉ में कर सकती है। क्लियर। मान लो आपने टैक्स चोरी कर ली और देखते हैं कि टैक्स चोरी से रिलेटेड कोई देश में कानून ही नहीं है, तो गवर्नमेंट जो इसको रिट्रोस्पेक्टिवली कर सकती है, चाहे वो 1950 से करे, चाहे देश आजाद हो तब से करे। क्लियर। ये आपको याद रखना है, सिर्फ क्रिमिनल लॉ में नहीं कर सकती है, सिविल लॉ में तो कर सकती है। क्लियर। चलिए, ये हो गया हमारा नो पोस्ट फैक्टो लॉ। उसके बाद आता है नो डबल जियोपार्डी। देखिए ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है जो जुडिशरी होती है ना हमारी, उसके लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने कोई गुनाह किया
और आपको उसकी सजा होगी। क्लियर? अब आपको दोबारा से जो है आपने एक और गुनाह कर दिया, या आपने मान लो आपको पुलिस ने दोबारा पकड़ लिया उसी सेम या उससे अलग किसी चार्जेस के ऊपर। अब जो पुलिस वाले हैं जब ट्रायल पे आपको लेके जाएंगे, तो जब कोर्ट चेक करेगी कि अच्छा इसके ऊपर पहले भी ऐसे ऐसे चार्जेस लगे थे, ठीक है, उसको सजा हुई थी उस टाइम, तो आप बोलोगे हाँ मुझे सजा हो रखी है 5 साल 2 साल जितनी भी हुई थी, ठीक है। अब इस केस में जो कोर्ट है आपकी, क्लियर, आपने जो अब गुनाह किया है ना उसकी तो सजा दे देगी, लेकिन ये नहीं बोलेगी आपने पीछे भी ऐसा ऐसा पहले कोई गुनाह किया है तो ये लो इसकी भी सजा दोबारा लो। दोबारा सजा नहीं होगी आपको, यानी कि जो आपने एक्ट पीछे आपने कोई गुनाह किया था आपको उसकी सजा मिल चुकी है। अब आपने कोई दोबारा आपसे कोई गुनाह हो गया, ठीक है, तो आपकी जो सजा मिलेगी आपको नया जो आपने गुनाह किया अभी उसकी मिलेगी, ना कि जो पीछे किया है। पीछे वाले के लिए तो आपको सजा मिल गई है, तो यानी कि नो डबल जियोपार्डी। और ये किसके लिए है? ये बेसिकली जुडिशरी के लिए है, जो हमारी कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनके लिए लागू होते हैं, नॉट फॉर दी आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होता है। जैसे कि मान लो आप कहीं जॉब करते हैं, किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं, अब वहाँ पे आप मान लीजिए आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था गवर्नमेंट का, वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है, और वहाँ पे ये बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपने पर वो एक्ट कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए उन्होंने ये बोला कि आपको जो है अभद्र भाषा का, ठीक है, यानी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं करना ऑफिस के अंदर, बट आपने कर लिया, आपके पास आपके ऊपर जांच बैठी, क्लियर। अब आपको जस्ट थोड़ी सी वार्निंग देके छोड़ दिया गया। नेक्स्ट टाइम अब आपको दोबारा से इसी चीज में दोबारा से क्या पाया गया, आपको इंडल्स मिला कि आप दोबारा से अभद्र भाषा का यूज कर रहे हैं, यानी अब्यूजिव लैंग्वेज अभी भी आप ऑफिस में यूज कर रहे हैं। अब दोबारा से ऐसा नहीं कि आपने लास्ट टाइम बोलोगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो बोलते हैं नो डबल जियोपार्डी, यानी कि आप एक ही गुनाह के लिए दोबारा सजा नहीं देंगे। तो मैंने पहले आपने मेरे पास पहले जो आपने जांच बैठा दी है ना, तो अब क्यों जांच बैठा दे दोबारा, क्लियर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होता है, यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, उसमें ये वैलिड नहीं होगा। ये आपको देखो, ये जो एक्सेप्शंस होते हैं ना पॉलिटी के अंदर, ये हमेशा याद रखा करो। जनरल रूल तो याद रखो ही रखो, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे डबल जियोपार्डी में किसके लिए? जुडिशरी के लिए, कि जुडिशरी जो आपको डबल एक ही चीज के लिए दोबारा सजा नहीं देगी। लेकिन ये आपका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, आप लेट आते हो ऑफिस में बार बार, तो आप पे जांच बैठेगी भी क्या रीजन क्या आपका लेट आने का, आप पे, तो उस टाइम आप ये नहीं बोलोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन में डबल जियोपार्डी उसके लिए मना कर रखा है, क्लियर। वहाँ पे आपको बोलेंगे ठीक है जी, ये लो फर्स्ट वार्निंग लेटर, सेकंड वार्निंग लेटर, तीसरे में जाओ आप बाहर, जॉब से बाहर, क्लियर। तो वहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, देखो जी कॉन्स्टिट्यूशन में तो डबल जियोपार्डी मना कर रखी है, लेकिन मेरे साथ तो ज्यादती होगी, क्लियर। तो उस चीज़ में आप जो है ये नहीं लेके जा सकते। तो आपको जनरल रूल के साथ साथ एक्सेप्शंस भी पता होने चाहिए पॉलिटी में। और जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो आपका किससे रिलेटेड पूछा जाता है? एक्सेप्शंस पे, क्लियर। क्योंकि जनरल रूल सबको पता चलता है, ठीक है, डबल जियोपार्डी है इसका मतलब ये ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस मोस्टली हम भूल जाते हैं, और याद भी रहता है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में होता क्या है, हम उसको ओवर दी टू द ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्लियर। तो पॉलिटी के अंदर आपको कभी भी याद रखना, जब आप पेपर में बैठें और पॉलिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको टू द ग्रांटेड मत लेना, अपना माइंड अप्लाई मत करना उसमें, क्लियर। जैसे आपको समझाया जा रहा है वहाँ पे अपने डाउट्स अभी क्लियर कर लेना, लेकिन एग्जाम में जाकर के डाउट्स मत क्रिएट करना वहाँ पे कि नहीं यार ये ऐसा होगा या वैसा होगा, क्लियर। चलिए ये हो गया, ये भी हो गया। अब आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को भी अपने लिए, मान लो आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, क्लियर, अब आप उसको फोर्स नहीं करेंगे कि आप गवाही दे अपने खिलाफ, क्लियर। जैसे कि मान लो मैं ट्रैवल रात को, ठीक है, जॉब से आ रहा हूं और मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उन्होंने मुझ पे फॉल्स चार्जेस लगाए, क्या कि आपने ना रात को चोरी की है, हमने देखा है कि आपने चोरी की है, और उन्होंने मुझे जाके लॉकअप में बंद कर दिया और मुझे पीटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पीटना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे वो ये नहीं बोलेंगे कि चल कबूल कर, यानी मुझसे ये नहीं बोलेंगे कि चल कबूल कर कि गुनाह तूने किया, ये चोरी तूने की है। अब मान लीजिए वो मुझे डंडा मारते हैं, ठीक है, और वो मैं डर के मारे और बोल भी देता हूँ कि हाँ ये गुनाह मैंने किया, मैं मानता हूँ, हालांकि मैंने किया नहीं है, बट डंडे से बचने के लिए मैंने बोल दिया, क्लियर। तो यहाँ पे हमारी जो
कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो कोर्ट, जब अगर आप कोर्ट के अंदर हमें मुझे पेशी के लिए लेके जाएंगे वो सजा के लिए, तो वहाँ पे कोर्ट इसको वैलिड नहीं मानेगी सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यानी कि आप मुझे ये नहीं कहोगे कि आप देखिए, आप पुलिस वाले जो है कोर्ट में ले जाके ये नहीं कहेंगे देखिए इसने खुद गुनाह कबूल कर लिया जी, ठीक है, कोर्ट सीधे उसको ना वहीं पे खत्म कर देगी, हटाओ इसको बकवास को। क्यों? क्योंकि कोर्ट ये कहती है कि हम कैसे माने कि जो आपने इसको बोला है कि ये कबूल किया है, आपने इसको बिना मारे बिना पीटे इसने माना होगा, ठीक है, हम कैसे माने? तो कोर्ट ये बोलती है अगर किसी व्यक्ति को आप ये बोल लो, और ये दोनों में लागू होती है, ओरल और रिटर्न में भी। ओरल कैसे और रिटर्न कैसे? देखिए ओरल ये कि भाई आपने मुझे डंडे से पीटना स्टार्ट किया और मैंने उससे बचने के लिए मैंने बोल दिया कि हाँ मैंने ही ये गुनाह किया है, ठीक है, तो अब आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, देखो ये इसने ना, और आप कोर्ट में जाके प्रूफ के तौर पे दिखाया, देखिए जी ये है ना, इसने गुनाह कबूल कर लिया है तो इसको सजा दीजिए, तो कोर्ट बोले कि नहीं हम नहीं मान रहे इसको। दूसरा, रिटर्न में आप मेरे से जबरदस्ती कागज पे लिखवा लो कि ये गुनाह, हाँ मैं ऐसे ऐसे जा रहा था और मैंने ना उस घर में ऐसे जाके और चोरी कर ली और ऐसे ऐसे ये इसका गुनाहगार मैं हूँ, ठीक है, तो पुलिस जो कोर्ट है वो ये बोलेगी चाहे ओरली या रिटर्न हम नहीं मानेंगे ऐसा सबूत को। क्यों? क्योंकि सेल्फ इंक्रिमिनेशन आप किसी को जबरदस्ती जोर डाल के भी तो कबूलवा सकते हो, कबूल करने के लिए बोल सकते हो। तो इसलिए याद रखना, कभी भी अगर आपको पुलिस ऐसा बोलती है तो आपको ये याद रखना है कि वो वैलिड नहीं होगा। क्लियर? आप बेशक से वो अगर आपको पीटना स्टार्ट करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारी जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनकी इतनी बुरी हालत होती है कि जो पुलिस वाले होते हैं, एक तो उनको 24 आवर्स की जॉब रहती है, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती उसमें। दूसरा ये होता है कि अब ऑब्वियस है 24 आवर्स में कभी भी सो रहे हैं तो फ़ोन आके चलो ड्यूटी पे आ जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है मेंटली फैटिक बहुत ज़्यादा होती है, थकान बहुत ज़्यादा होती है, उसको मिटाने के लिए करते हैं फिर वो बैड हैबिट्स पड़ जाती है, जैसे स्मोकिंग होगी, ड्रिंकिंग होगी। तो अब मान लीजिए आपको गलती से उन्होंने पकड़ लिया और वो उस टाइम ड्रिंक कर रखे उन्होंने, और वो उन्होंने क्या बोला चल कबूल कर, वहाँ पे आपको अकड़ना नहीं है, बुद्धि का यूज़ करो, मान लो वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगले दिन आपको कोर्ट में तो लेके जाएंगे, अब कोर्ट में जब लेके जाएंगे ये वैलिड ही नहीं होगा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कुछ लोग ना अपने विवेक बुद्धि का यूज़ ही नहीं करते, वो क्या करते हैं कि ये मेरी गरिमा की बात है मैं कैसे मान लूँ, मैंने जब किया ही नहीं है। अरे बेटा उस टाइम तो मान लो ना, बाद में ये वो वैलिड ही नहीं है, कोर्ट में जब लेके जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, रियल लाइफ में ऐसे घटना होती हैं ये। और क्या होता है कि लोग उस टाइम हमारे कंट्री में, एक तो कहते हैं ना अज्ञानी बहुत ज़्यादा है, मतलब एक तो शराफत लगा लो या फिर अज्ञानता लगा लो, वो इतनी ज़्यादा है व्यापक तौर पे, कई बार तो पढ़े लिखे लोग भी गलतियाँ कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए एक बार मैं अभी आपको दोबारा से वो दिखा देता हूँ, चलिए हिंदी में आ रहा है, मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ। देखिए अब पढ़ते हैं इसको दोबारा से, आर्टिकल नंबर 20 को, ठीक है, इससे फिर आपको अब दोबारा से ये क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, क्लॉज 1 क्या कह रहा है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, यानी कि आप सेल यूज हुआ यानी कि कंपल्सन है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। आप तब तक किसी व्यक्ति को आप क्या बोलोगे, गुनाहगार नहीं बोलोगे तब तक कि उस पर यह सिद्ध ना हो जाए कि उसने जो काम किया है उस टाइम वो कानून के तहत या कानून का उल्लंघन हुआ है, ठीक है। नॉट बी सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब देखिए ये जो हमने पढ़ा है अभी, ये बेसिकली किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, ये डिस्कस कर रहा है जो मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था, नो पोस्ट फैक्टो लॉ। तो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि आप तब तक किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक कि वो उसने जो गुनाह किया है वो कानून के तहत उल्लंघन में नहीं है, क्लियर। दूसरा, अगर उसने गुनाह किया है और आपने उसको पकड़ा है तो आप उसको सजा उससे ज्यादा नहीं देंगे जितना कि डिस्क्राइब्ड लॉ में कहना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, क्लियर। क्लॉज 2 में क्या है, ये आ गया डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, नो पर्सन यूज हुआ ना यहाँ पे, फर्स्ट में भी नो पर्सन था, इट मीन्स यहाँ पे फॉरनर प्लस में सिटीजन दोनों इंक्लूड है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, किसी व्यक्ति को आप एक ही गुनाह के लिए 2 बार आप जो है सजा नहीं देंगे। थर्ड क्या कहता है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, जो मैंने अभी आपको थर्ड पॉइंट बताया था ना, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये उसी को ही डिस्कस करता है, ठीक है। तो देखिए क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, 3 क्लॉज है इसमें, तो तीनों मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। सबसे पहले क्या था, नो पोस्ट फैक्टो लॉ, फिर उसके अंदर सेकंड था नो डबल जियोपार्डी, थर्ड क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन।
तो ये हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया। अभी एक बार मैं हिंदी वाले मीडियम बच्चों को और दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि वो भी देख पाए। चलिए ये आप देख लीजिए 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके देखें, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है आपको दिखाने के लिए। चलिए आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वेरी गुड। इसको एक बार स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। चलिए ये आपने देख लिया है, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल के ऊपर, दैट इज आर्टिकल नंबर 21, जो कि क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए जो ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि आपको जो आपकी लाइफ है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर, अब जैसे हम देखते हैं इजराइल और सीरिया, ठीक है, या फिर इजराइल और जो आपका वो कहते हैं ना गाजा पट्टी, वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर क्या होता है, इजराइल कभी ना कभी अटैक कर देता है, यहाँ से इनके ऊपर काउंटर अटैक होते रहते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं इनके ऊपर क्या है कि इनकी कोई लाइफ की प्रोटेक्शन नहीं है, कभी भी कोई भी अटैक करके कभी भी उनकी जो है डेथ हो सकती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन दिया गया है कि हर नागरिक को, नॉट नागरिक, यहाँ पे जो है ये पर्सन इंक्लूड हुआ है, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है नो पर्सन, हमारे संविधान में अगर अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो उसमें ये वर्ड हुआ यूज नो पर्सन। तो जहां पे भी संविधान में आपको ये व्यक्ति मिले नो पर्सन लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, सिटीजन्स को भी और सिटीजन्स के साथ साथ जो आपके फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं वो भी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये दिया गया कि आप किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, आप बिना कानून के तहत छीन सकते हैं, लेकिन बिना कानून के जो है उनकी पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकते। अब देखिए हुआ क्या, एक फेमस केस हुआ था A.K. गोपालन केस 1950 के अंदर। अब इस केस में क्या बोला गया था, देखिए इस केस में जो ये था नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको जो अरे यहाँ पे लास्ट में ना, आप जब संविधान में थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं आपको उसकी कॉपी, तो उसमें ये लिख रखा है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पूरी जुडिशरी का खेल हुआ था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कहने का मतलब ये है कि आप किसी की जो है आज़ादी वो छीन नहीं सकते, लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी, उसको छीन नहीं सकते, क्लियर, सिवाय कि आप कानून के तहत, यानी कि आप कोई कानून बनाए और उसके तहत छीन सकते हैं। तो जब A.K. गोपालन केस हुआ था 1950 के अंदर, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थी हमारी, उन्होंने जो इंटरप्रेट किया इस वर्ड को प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, क्लियर, और इसमें जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की थी वो क्या थी, नैरो इंटरप्रिटेशन की थी। अब ये बेसिकली मैं आपको एक लेक्चर में बता चुका हूँ कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बाकी अभी मैं जस्ट रिवीजन के लिए बता देता हूँ। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझना है तो शायद 2 या 3 लेक्चर पीछे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देखिए इंटरप्रिटेशन होता है, मान लीजिए कोई लॉ के अंदर वर्ड आया, अब बात आती है वो लॉ के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर रखा उस वर्ड को, अब जुडिशरी क्या करेगी, उसको इंटरप्रेट करेगी। क्यों इंटरप्रेट इसलिए करते हैं, ताकि हम उसके रियल मीनिंग को जान सके, उसका मतलब क्या है ये जान सकें। अब मान लीजिए हमें उसका रियल मीनिंग पता चल गया, फिर क्या करेंगे, क्या उसका मतलब का, अब हम करेंगे कंस्ट्रक्ट, यानी कि उस मतलब को लगाते हुए हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। कंस्ट्रक्शन होता है कि हम उस ट्रू मीनिंग को फाइंड आउट करते हुए हम कंक्लूजन पे पहुंचे, ठीक है, इस लॉ में इस वर्ड का मतलब ये है और हम ये यहाँ पे इस नतीजे पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो 2 वर्ड होते हैं, जुडिशरी 2 चीजें करती है जब उसको नहीं समझ में आता है, क्लियर, कोई वर्ड क्लियर नहीं होता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे कोई आपका आईपीसी के अंदर कोई लॉ हो, ठीक है, ये आपको याद रखें। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा वर्ड है जैसे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, अब यहाँ पे जुडिशरी ने इसकी जो इंटरप्रिटेशन की थी इस वर्ड की, वो की थी नैरो मतलब जैसा है लिखा हुआ, अब मेरे को समझ में क्या रहा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कि ठीक है, हाँ आप एक कानून बना लीजिए और उसमें बोल दीजिए कि भाई अगर ऐसा कोई व्यक्ति कुछ करता है तो हम उसकी सारी लिबर्टी छीन लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ आप कर सकते हो क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में से लिखा हुआ है, क्लियर। लेकिन अब हुआ क्या, यहाँ पे ये जब बोला, ठीक है, उसके बाद होता है अगेन 1978 के अंदर मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस 1978 में।
तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है जब वो उनके ऊपर कोई मान लो केस चल रहा था, ठीक है, तो वो बाहर जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उनका पासपोर्ट छीन लिया एयरपोर्ट पे। अब यहाँ पे वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस। तो अब हुआ क्या, मेनका गांधी जी ने ये बोला कि भाई ये मेरी पर्सनल लिबर्टी है, भाई मैं बाहर जाऊँ घूमने जाऊँ, मेरे मन है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। हालांकि वो अभी क्या है, MP हैं, क्लियर। लास्ट जो हमारी गवर्नमेंट थी उसके अंदर वो आपकी मिनिस्टर भी थी। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे अगेन सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन किया वो कैसा किया, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन। पहला कैसा था, नैरो, अब क्या हो गया, ब्रॉड, यानी कि काफी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसा आपको यहां समझ में आ रहा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यहां पे क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो आपको यहां पे पहले क्या था, ये जो आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, सुप्रीम कोर्ट ने AK गोपालन केस में ये बोला था, मार्कर चेंज कर लेता हूं, जो AK गोपालन केस था इसमें तो ये बोला था कि आपको जो ये प्रोटेक्शन मिली है, ये मिली है सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ। एग्जीक्यूटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन मींस जैसे आपके पुलिस विभाग से जो भी आपके ऑफिसर्स हैं, वो आपको ऐसा नहीं कि गिरफ्तार कभी भी कर ले और आपको मारना स्टार्ट कर दे, क्लियर, तो आपको उसके खिलाफ जो प्रोटेक्शन दे दी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। लेकिन आपको जो है लेजिस्लेटिव से अगर कोई एक्शन से के थ्रू आपकी कोई लिबर्टी छीनी जाती है, वो वैलिड होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने AK गोपालन केस में बोला था। इसमें मना कर दिया था कि एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए प्रोटेक्शन है यहाँ पे। पहले क्या होता था कि जैसे अंग्रेजों के टाइम पे पुलिस वाले थानेदार या तो तालुकदार जो होते थे वो जाते थे, किसी को भी उठा लिया घर से और चलो भाई डाल दो थाने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, आपको जो आर्टिकल 21 जो डाला है, उसका कहने का मतलब ये है कि आपको जो पुलिस एक्शन है उससे सेफ्टी मिली है, ना कि आपको जो लेजिस्लेटिव एक्शन है, यानी कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना करके आपकी जो आज़ादी है वो छीन सकती है। यहाँ पे ये बोला था 1950 में जो AK गोपालन केस हुआ था। यहां तक समझ आ गया। अब मेनका गांधी केस में क्या बोला, इसको ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करके, यहां पे तो क्या था, नैरो इंटरप्रिटेशन, यानी कि बस इतना बता दे कि हाँ ये बस इसमें संविधान में बोल रखा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह इंटरप्रेट किया कि देखिए हाँ, हम मानते हैं कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ये वैलिड है, आप कानून बना करके आप किसी की भी जो है लिबर्टी छीन सकते हैं इंडिविजुअली, लेकिन साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप कानून बना रहे हैं, मीन सपोज कीजिए आपने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है, आपने कोई कानून बनाया और उसमें कोई प्रोसीजर बनाया कैसे आप किसी का आजादी छीनेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या बोला मेनका गांधी केस में, उन्होंने ये बोला कि अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोसीजर बनाया, हम ये चेक करेंगे कि वो क्या प्रोसीजर रीजनेबल है, क्या वो जस्ट है, क्या वो फेयर है। ये तीन वर्ड आपको काफी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, रीजनेबल, जस्ट और फेयर। अब देखिए हुआ क्या, यहां तक तो क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि मेनका गांधी केस से पहले की बात कर रहा हूं, 1978 से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रोविजन नहीं था। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये भी हमने एक लेक्चर में मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा था। इन केस अगर किसी बच्चे को नहीं पता है क्या होता है, प्लेलिस्ट में जाना, ये आपको लास्ट 2 या 3 लेक्चर में जिसमें मैंने आपको इंटरप्रिटेशन और ये बताया था, उसी लेक्चर के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और ये बताया था। इसमें देखिए होता क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले क्या था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहां पे इसका कहने का मतलब क्या होता है, ये है कि आप कानून बनाइए, उसमें कुछ प्रोसीजर रखिए, और अगर मान ली पुलिस एग्जीक्यूटिव जो है वो उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बोले कि हाँ इन्होंने सब कुछ है प्रोसीजर फॉलो किया है और इसके तहत इसको सजा मिल रही है, हम इसको वैलिड मानेंगे। लेकिन अगर प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया, जिसमें मैंने आपको AK-47 की एग्जांपल दी थी, ठीक है, आप उस लेक्चर को देख लेना, उसमें मैंने एग्जांपल देके अच्छे से डिटेल में समझाया था। अगर मैं उसको चीज़ को दोबारा समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए और कुछ नहीं है, ठीक है, हमें क्या थोड़ा सा सिलेबस भी कंप्लीट करना अपना। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के तहत आपने ये बोला था कि पहले वाले केस में AK गोपालन में कि आप प्रोसीजर बना के छीन सकते किसी पर, लेकिन इंदिरा गांधी केस में बोला कि नहीं, हम ये चेक करेंगे जो आपने ये प्रोसीजर बनाया है कानून के तहत, क्या वो रीजनेबल है, क्या वो जस्ट है और क्या वो फेयर है, ये 3 चीजें देखेंगे। कहने का मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अब तक नहीं था वो इंसर्ट कर दिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
यहाँ पे क्या होता है, ये अमेरिकन कंसेप्ट, अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट है वो फॉलो करती है। यहाँ पे क्या होता है कि आप कानून को भी चेक करते हैं कि कानून सही है या नहीं है। क्लियर। अब मान लीजिए मैंने टैक्स चोरी का कोई कानून बना दिया, पार्लियामेंट के थ्रू पास कर दिया, और किसी को टैक्स चोरी के तहत मैंने गिरफ्तार भी करवा लिया। अब अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो वहाँ की जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट वो क्या करती है, वो पहले देखती है कि ठीक है आपने इस व्यक्ति ने, आपने इसको इस चार्जेस पे गिरफ्तार किया कि इसने टैक्स चोरी किए, और इस चार्जेस पे आपने क्या करा है, आपने इसको क्यों गिरफ्तार किया, क्योंकि आपने कानून बना रखा है। अब वो जुडिशरी वहाँ की ये भी तो देखेगी ना कि क्या कानून सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई मनमाने ढंग से कानून बना दिया। अगर वो उसको लगेगा कि कानून ही सही नहीं, तो कानून को खत्म करेगी और उस बंदे को रिहा करेगी। ठीक है, लेकिन हमारे जो जुडिशरी है वो इसको फॉलो नहीं करती है। लेकिन 1978 के बाद से जो है अब जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो करती है। क्लियर। अगर इन केस क्वेश्चन आए कि इंडिया के अंदर जुडिशरी ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस केस के तहत इंसर्ट किया है, वो है आपका मेनका गांधी केस। क्लियर है इतना। चलिए अब यहाँ पे ना उसके बाद बहुत सारे केसेस हुए हैं आर्टिकल 21 के तहत कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उसने काफ़ी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन की है, जिसमें बहुत सारे और नए नए कंसेप्ट इंक्लूड किए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर। क्लियर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये तो खैर अलग से ही आपको वो है। जैसे राइट टू प्राइवेसी ऐड कर दिया, राइट टू शेल्टर मैंने बता दिया आपको, राइट टू लीगल एड, उसके बाद राइट टू स्पीडी ट्रायल। ऐसे करके बहुत सारे प्रोविजन जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिए गए हैं, जो कि किसके अंदर आएंगे, आर्टिकल 21 के अंदर। अभी एक रिसेंटली आर्टिकल 21 के अंदर 2019 में ही ऐड हुआ है, 2018 या 19 के बिगिनिंग में, और इसके ऊपर 2019 का जो प्रीलिम्स था उसमें क्वेश्चन भी आया था। उसमें क्वेश्चन ये था कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पॉलिटी, क्वेश्चन ये था अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉलिटी राइट टू मैरी अकॉर्डिंग टू पर्सन चॉइस, ये किस आर्टिकल के तहत आता है। अब वहां पे एक केस हुआ था 2018 में, तो उस केस में जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो उसने बोला था आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी है कि एक व्यक्ति जो है अपना पार्टनर खुद चूज कर सकता है। क्लियर। ऐसा नहीं कि जो मेल पार्टनर है वही फीमेल को चूज करे या फीमेल है वो नहीं कर सकती, नहीं। उसमें बोला था अल्टरनेटिवली चाहे मेल और फीमेल हो, दोनों अपने एक दूसरे के लिए पार्टनर को चूज कर सकते हैं। यानी कि जो राइट टू मैरी है, विवाह करने का अधिकार, वो बोला कि आप जो राइट टू लाइफ है उसके तहत ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। ये 2019 या 2018 के लास्ट में ये वर्डिक्ट आई थी। क्लियर। तो उसके बिहाफ पे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस भी आ रखे थे। अब देखिए ये आपको क्या ध्यान रखना है, मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, पहले पॉलिटी करवा रहा हूँ। एक टाइम पे क्या होगा, हम लास्ट 2 ईयर्स के इसके अंदर जो हमारे करंट अफेयर भी हैं वो भी करेंगे अक्टूबर 2019 से लेके। क्लियर। तो उसमें जो भी जजमेंट्स होंगे आपको अच्छे से करनी है, और आप अभी भी अपने जो न्यूज़पेपर है उसको फॉलो करते रहना, ताकि मान लो इनकेस कोई मान लो मैं लेक्चर करवा दूं और उसके बाद कोई नई जजमेंट आए तो आपको वो ध्यान में रहे। क्लियर है। तो ये है हमारा आर्टिकल 20 हो गया है, यहाँ पे आर्टिकल 21 हो चुका है। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी के अंदर कि ये कैसे, जो इसकी वर्डिंग जो है आप एक बार वो और देख लीजिए। चलिए ये हिंदी में आ गया है, मैं एक बार इसको पहले इंग्लिश में दिखाता हूँ। देखिए आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसमें क्या बोला है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, नो पर्सन का वर्ड यूज हुआ है। नो पर्सन मीन्स यहाँ पे फॉरनर भी आएगा, यानी कि आप ऐसा नहीं कि आप फॉरनर को गिरफ्तार कर सकते हो। और दूसरा इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो एनिमी एलियन है वो इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर। एनिमी एलियन होता है जैसे आपका इंडिया का जिसकी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, ठीक है, वॉर में इंडल्ज है, उसका जो सिटीजन होगा उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए नो पर्सन सेल बी, अब ये कंपल्सर है स्टेट के ऊपर, और ये जो है स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है। सेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट क्या अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब जो मैंने आपको मेनका गांधी केस और ये जो AK गोपालन केस बताया था उसमें यही था कि जो वर्ड था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसको जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया। पहले तो इसको क्या किया कि इसको जस्ट नैरो इंटरप्रिटेशन डाल के ये बोला कि हाँ इसके ना लिटरल मतलब यही पता चल रहा है कि आप जो है कानून बना के तो छीन सकते हो, बट पुलिस जो एग्जीक्यूटिव एक्शन उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मेनका गांधी केस में जो है इसको ओवर रूल कर दिया जो उसकी प्रीवियस जजमेंट थी। अब एक बार मैं हिंदी वाले बच्चों को दिखा देता हूँ, इसकी लैंग्वेज ये देख ले, आर्टिकल 21। ठीक है, चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं आराम से। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम अपने आर्टिकल के ऊपर चलते हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 21A, राइट टू एजुकेशन।
अब देखिए मैंने आपको सबसे बिगिनिंग में जब हमने बताया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते कैसे, देखना कैसे, तो उसमें मैंने आपको बताया था जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको ऐसे मिले ABCXYZ, इट मीन्स आपको समझ में आना चाहिए वो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो आपका क्या है, ऐड किया गया है बाय अमेंडमेंट। अब देखिए 21A आर्टिकल है, तो ये आपको पता होगा 21 तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ही था, ए साथ में लगा यानी कोई एक अल्फाबेट यूज हुआ है, तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो इसको ऐड किया गया। ऐड कैसे किया है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, क्लियर। 86वां संवैधानिक संशोधन करके, संविधान को संशोधन करके उसमें डाला गया है 2002 में। अब देखिए हुआ क्या, इस आर्टिकल के अंदर बोला क्या गया है, ये स्टेट की ड्यूटी होगी, यानी कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे, क्लियर, एलिमेंट्री एजुकेशन। और स्टेट चाहे वो डिसाइड कर सकते हैं कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड कैसे करनी है। ये आपको मैं अभी इसकी लैंग्वेज जो पूरे एग्जैक्ट अच्छे से दिखा दूंगा, अभी उसकी कॉपी में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कॉपी में आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे जो स्टेट है, यहाँ पे ये बोला गया है कि 6 से 14 साल, अब ऐड किससे हुआ है? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ये आपको याद रखना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ कि जो हमारे बच्चे थे उनको पढ़ने के लिए अब क्या है, एक रास्ता दिख गया। पहले क्या होता था कि जो स्टेट है वो ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, हालांकि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 21A के अंदर डाला, तो इससे पहले कोई प्रोविजन था ही नहीं हमारे संविधान में, था, लेकिन वो किसके अंदर था? पार्ट 4 के अंदर, जो कि किसके तहत आता है? DPSP में। अब DPSP जो है वो बेसिकली आपको पता है, अभी हम उसको करेंगे नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स के बाद। तो उसमें क्या बोला गया है, जो DPSP वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। इन्फोर्सेबल नहीं होगा तो इट मीन्स आप उसको जो है जुडिशरी के अंदर ले जाके सुप्रीम कोर्ट में ये बोलेंगे कि हमें एजुकेशन नहीं दे रहा स्टेट। लेकिन अब इसको क्या है, राइट टू एजुकेशन 21A के तहत डाला, यानी अब आपका क्या है, फंडामेंटल राइट बन गया। तो अभी आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इन केस अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल आपको एडमिशन देने से मना कर दे, या कोई प्राइवेट स्कूल जो है एडमिशन देने से मना करे, क्योंकि इसमें बोला गया 6 साल से 14 साल तक कंपल्सन एजुकेशन होगी ही होगी, कंपल्सन एजुकेशन होगी। 6 to 14 ईयर्स, आपको ये याद रखना, एज 6 to 14 ईयर्स। और इसमें जो एजुकेशन बोली गई है वो है बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन की बात नहीं हुई है, हायर और प्रोफेशनल, हायर एजुकेशन की बात नहीं हुई है, प्रोफेशनल एजुकेशन की बात नहीं हुई है। यहाँ पे बात हुई है सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन। इन केस जैसे मैं बोलूँ 8th क्लास तक, क्योंकि 14 साल का बच्चा एक 8th क्लास में आ जाता है, तो 8th क्लास तक जो स्टडी आप कर सकते हो फ्री में, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। फ्री में नहीं, मतलब आपके पास अधिकार होगा, अगर आप पैसे नहीं आपके पास, आप गरीब है, तो आप फ्री में भी कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू, क्लियर। तो ये हमारे जो किसके तहत 86th अमेंडमेंट में ये बोला गया है। लेकिन अब मैंने आपको क्या बोला है, इसके अंदर अमेंडमेंट करके डाला गया है। ये जो एक्ट है, जो ये राइट टू एजुकेशन है, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डालते क्या इंप्लीमेंट हो जाएगा? नो, इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक्ट, कानून। तो कानून कब बनता है इसका? देखिए डला कब है? 2002 में। कानून बनता है इसका 2009 में, 7 साल बाद, क्लियर। ये इसका नाम है RTE, राइट टू एजुकेशन, क्लियर। RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन, क्लियर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो चेंजेस क्या हुए, जो हमने अमेंडमेंट किया और ये कानून बनाया, इसके चेंजेस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो जो हमारा DPSP के अंदर आर्टिकल नंबर 45, जो पहले क्या बात करता था कि आपका जो स्टेट है ये एजुकेशन देगा बच्चों को 6 से 14 साल के, लेकिन अब उसको उसकी जो डेफिनेशन है, वर्डिंग है, वो चेंज कर दी। इसमें बोला गया द स्टेट शेल एंडेवर, क्लियर। अब वहाँ पे पहले क्या, स्टेट कोशिश करेगा देने की, लेकिन यहाँ पे बोला गया अब स्टेट देगा, स्टेट शेल एंडेवर, क्लियर, टू गिव द एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ 16 to 14 ईयर्स एज। एक तो ये आर्टिकल नंबर 45 में ये चेंज हुआ। दूसरा, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, मैंने आपको पार्ट 4A के अंदर बताया था, उसमें आर्टिकल नंबर 51A के तहत जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी 11th नंबर पे, क्लियर, जो 2002 में ऐड हुई थी, उसमें पेरेंट्स की ये एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी कि हर पेरेंट अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, क्लियर। यहाँ पे देखिए वर्ड एक एक याद रखना है। It will be the duty, it shall be the duty of every parent to provide opportunity to their ward or their kids to give education up to the age of 16 to 14 years। ये हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले अमेंडमेंट एक्ट कौन सा? 86, जिसके तहत ये आपका ऐड हुआ है। दूसरा, यहाँ पे एज की कौन सी बात हुई है? 6 to 14 ईयर्स।
और एजुकेशन एलिमेंट्री जो कि 8th क्लास तक की बात हुई है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे और क्या बात हुई है, जो हमारा DPSP आर्टिकल नंबर 45 है उसमें चेंजेस हुआ है। दूसरा नेक्स्ट जो बात करते हैं हम DPSP के बाद यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल नंबर 51A, क्लियर। उसके अंदर 11th यानी कि स्मॉल k 51A के ये जो है आपका ऐड हुआ था। तो ये जो है हमारे किसके तहत चेंजेस आए हैं, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21A। चलिए एक बार मैं अभी आपको इसकी कॉपी दिखा देता हूं। ये पहले इंग्लिश में दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए 21A, अभी ब्रैकेट के बाद 3 लिखा है ना, तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे 3 पे क्या लिखा है, इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 इफेक्टिव 1 अप्रैल 2010। जैसे मैंने आपको क्या बोला है, 2002 में तो संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गया, लेकिन इफेक्टिव से कब से आया, 1 अप्रैल 2010 से। क्यों? क्योंकि कानून कब बना था आपका, 2009 में। याद रहेगा आपको। चलिए अब इसकी वर्डिंग देखते हैं। राइट टू एजुकेशन, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। देखिए फ्री की बात हुई है यहाँ पे। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। यानी कि स्टेट की ये जिम्मेवारी बनेगी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को वो फ्री एजुकेशन दे। इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइंड। अब यहाँ पे देखिए स्टेट जो है कानून बना करके जैसा उसको लगे वो बना सकता है और उसके तहत वो एजुकेशन देगा। तो कानून देखिए 2002 से 2009 तक जाता है, यानी कि 7 साल कोई कानून नहीं बनता है। 2009 में पार्लियामेंट से एक्ट इसका पास होता है। इससे पता चलता है कि कितनी जो है हमारी जो जुडिशियल लेवल पे, नॉट जुडिशियल, लेजिस्लेटिव लेवल पे कितना जो है धीरे काम चलता है। क्लियर। चलिए एक बार इसमें हम हिंदी में और देख लेते हैं इसको। 21 का, अब इसके पे देखिए ब्रैकेट के बाद 2 लिखा है, यहाँ पे 2 कहाँ है हमारा, अब ये हिंदी वाले में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसमें ना नीचे आपको एग्जैक्ट जगह पे मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि कई बार, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा, बाहर 2 लिखा हुआ है, नीचे यहाँ 4 और 5 दे रखा है। तो 2 कहाँ दे रखा है इन्होंने, कहीं दिया है यहाँ पे नीचे, नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपको मैंने इंग्लिश वाले में समझा दिया है ना, तो आपको बस ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर 2। ये गलतियां हो जाती है हिंदी वाले PDF के अंदर, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि मैंने किसी वेबसाइट से उठाया, ये मैंने जो कानून मंत्रालय है ना हमारा, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट उनका, लॉ मिनिस्ट्री, वहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। तो आप देख लो ये इतनी गलतियाँ उसमें। तो यहाँ लिखा हुआ है संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 2 द्वारा 1 अप्रैल 2010 से अंतः स्थापित। क्लियर। चलिए अब देखिए मैं तो ऊपर देखूंगा नंबर 2 लिखा, नीचे लेके तो 5 के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन डाल रखी है। चलो कोई नहीं, एक बार देख लीजिए इसकी जो मीनिंग है, इसकी जो वर्डिंग है, आप हिंदी में देख लीजिए। क्लियर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए किसी भी प्रकार की। ओके सो चलते हैं अभी हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है अभी लास्ट आर्टिकल अंडर दी राइट टू फ्रीडम के तहत। एक चीज़ याद रखना, हम कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स को, ये याद रखना बच्चों। सबसे पहले कैटेगरी आती है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हम आर्टिकल नंबर 14 से 18 डिस्कस करते हैं। एक एक आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम, जिसमें 19 से 22, 19 एक आर्टिकल जो आर्टिकल था वो हमने एक अलग से लेक्चर लेके उसको कंडक्ट किया था। अब 20, 21, 21A, 22 ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट जो भी आपका टॉपिक आता है वो आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है इसमें सिविल और 2 चीजें आती हैं, सिविल और क्रिमिनल केस। क्रिमिनल सिविल एक्ट होता है और एक होता है क्रिमिनल एक्ट। तो ये जो बात हो रही है यहाँ पे कि आपको जो प्रोटेक्शन मिलेगी अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ, वो आपको क्रिमिनल एक्ट के लिए मिली है, सिविल एक्ट के लिए नहीं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल नंबर 20, यहाँ पे भी क्या है, ये क्रिमिनल की बात की थी इसमें। बट सिविल एक्ट जो है, अभी आपको फर्क तो पता चल गया होगा, सिविल और क्रिमिनल एक्ट किसको बोलते हैं। क्लियर। तो क्रिमिनल एक्ट में ये वैलिड है बट सिविल में नहीं। क्लियर है। अगर कोई बच्चा अगर बीच से इस वीडियो को देख रहा है तो मैं यह आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, उसमें मैंने आपको सिविल और क्रिमिनल एक्ट क्या होते हैं वो बता दिया है एग्जाम्पल देके। अब यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है अभी हमें।
पहली बात तो आर्टिकल 22 की जो लैंग्वेज है वो अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, पहले आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जब मैं समझाऊंगा तो आपको लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी। इसमें ये बोला गया है कि आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है जो इस आर्टिकल के तहत बोली गई है। वो ये, एक तो होता है प्यूनिटिव, क्योंकि जो बात आती है यहाँ पे डिटेंशन की, ठीक है, निरुद्ध, हिंदी में इसको निरुद्ध बोलते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि आपको अरेस्ट किया जाए। अब अरेस्ट तो ऐसा तो नहीं कि भी दो तरीके का अरेस्ट, हाँ अरेस्ट होता है सिविल केस में क्या है, क्रिमिनल में क्या है, तो आपको ये पता है जो मैं बता रहा हूँ ये किस में वैलिड होगा, क्रिमिनल में, सिविल में नहीं होगा ये। अब बात आती है डिटेंशन की, तो डिटेंशन यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका प्यूनिटिव, डिटेंशन की बात कर रहा हूं मैं, डिटेंशन हिंदी में इसको बोलते हैं निरुद्ध, जो आपके संविधान के अंदर ये लैंग्वेज यूज की है वो बता रहा हूं मैं। एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। क्लियर है? प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। अब इसमें फर्क क्या है दोनों में, ये देखते हैं। देखिए प्यूनिटिव क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई एक्ट है जो आपने कर दिया है, अब उसके तहत आपको एग्जीक्यूटिव, जो पुलिस एग्जीक्यूटिव है वो उसको आपको अरेस्ट करेगी या आपको डिटेन करेगी, ठीक है। अब आपको क्या है, ट्रायल कोर्ट्स में ले जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और फिर आपको ट्रायल कोर्ट में उसके डेली बेसिस पे ट्रायल चलेगा, ठीक है। और आपके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में कुछ आपको गवाह मिलेंगे, कुछ आपके फेवर में बोलेंगे, कुछ ये ऐसे ट्रायल चलेगा। उसके बाद आपको एक सजा होगी, देन आपको जेल में डाला जाएगा। ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम बोलते हैं प्यूनिटिव अरेस्ट या प्यूनिटिव डिटेंशन। एक होता है प्रिवेंटिव, आपने कोई गुनाह नहीं किया, क्लियर, लेकिन आपकी छवि ऐसी है कि लोग आपके इतने बड़े फैन फॉलोइंग है आपकी, बट आपका कोई एक ऐसे एक्शन, जैसे आप अगर जब धारा 370 आर्टिकल नंबर 370, नॉट धारा, अनुच्छेद नंबर 370 जब संविधान से उसको सस्पेंड किया गया था 2019 में, तो उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर थे उनको क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, यानी कि इसमें क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक तो होता है कि पुलिस जो है आपको जेल में डाल दे बिना किसी जुर्म के भी, या फिर आपको जो घर के अंदर ही या किसी ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन में ले जाके उसको नजरबंदी में रख दे आपको, क्लियर। आपको क्या है जेल में तो नहीं रखेंगे, पर्टिकुलर एक ऐसी लोकेशन में ले जाके रख देंगे जहां पे आपको ना तो आप कोई किसी से मिल सकते हो, ना आप किसी से बात कर सकते हो, ये होता है। तो जो ऐसा होता है जिसमें आपने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन पुलिस या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको ये लगे कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं भविष्य में, तो उससे बचने के लिए वो आपको क्या करेंगे, पहले ही नजरबंद कर देंगे, एक अलग सी लोकेशन में ले जाके आपको रख देंगे, या इन केस अगर आप मान लो क्रिमिनल है पहले से ही तो आपको जेल में भी डाल सकते हैं। क्लियर है इतना? तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल नंबर 22 है, आपको यहाँ पे दो पार्ट्स में समझना होगा इसको, आर्टिकल 22 को दो पार्ट्स में। सबसे पहले प्यूनिटिव, इन केस अगर आपको प्यूनिटिव डिटेंशन में पकड़ा गया है, क्लियर, यानी आपने कोई जुर्म किया और उसके बाद इसको पुलिस ने आपको पकड़ा है। अब उसमें क्या है, नंबर 1, सबसे पहले जब आपको पकड़ा है तो आपके पास अधिकार ये रहेगा राइट टू इन्फॉर्म का, राइट टू इन्फॉर्म, यानी कि आपको सूचित किया जाएगा कि आपको जो जेल में डाला जा रहा है या आपको पकड़ा जा रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, राइट टू इन्फॉर्म। आपको बताना पड़ेगा, जो एग्जीक्यूटिव होगा, पुलिस एग्जीक्यूटिव होगा, वो आपको बताएगा ही बताएगा, नहीं बताएगा इट मीन्स क्या होगा, उसने आपको अधिकार जो है वो उसने छीन लिया है। तो इसके तहत क्या होगा, आप कोर्ट में बोल सकते हैं कि मुझे जो है इन्होंने बताया ही नहीं किस जुर्म में जो है मुझे गिरफ्तार किया है। अगर इनकेस ऐसा होता है तो कोर्ट जो है उनको लताड़ेगी। अब बात आती है सेकंड यहाँ पे बोलता है कि आप अगर इनकेस किसी को बताते हैं, गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद आप उसको राइट टू कंसल्ट का भी अधिकार देंगे, राइट टू कंसल्ट, यानी कि परामर्श कर सके वो जिसको आपने गिरफ्तार किया है, आप उसको ये मौका दे कि वो अपने लिए कोई वकील ढूंढे, ठीक है, जो उसको सलाह दे। अब ये दो राइट हो गए, पहले तो आप बताओगे किस जुर्म में उसको पकड़ रहे हो या गिरफ्तार कर रहे हो, क्लियर। इसलिए दूसरा आता है कंसल्ट, आप भाई उसको परामर्श करने के लिए कोई वकील तो प्रोवाइड करिए। अब मान लीजिए मैं हूँ इंजीनियर और मेरे को लॉ की भाषा ही नहीं आती और आपने मुझे पकड़ लिया, अब मैं कहाँ से वकील ढूंढूं, कहाँ से क्या, मेरे को तो पता ही नहीं कानून बोलता क्या है। तो आप खुद जो है हमें जो ये राइट देंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू कंसल्ट। थर्ड उसके बाद बोलता है जिसको आपने गिरफ्तार किया, अब उसको आप विद इन 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स ऑफ डिटेंशन,
मान लिया आपने, मैं भी थोड़ी देर में एग्जाम्पल देता हूँ उसके, पहले लिख लेता हूँ। विद इन 24 आवर डिटेंशन आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना होगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर देता हूँ कई बार, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बस। मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना होगा, कहने का मतलब क्या है, 20 जून शाम 5 बजे आपने किसी व्यक्ति को, मैं पुलिस की बता रहा हूँ, पुलिस ने किसी को एज ए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी को गिरफ्तार कर लिया। अब 21 जून शाम 5 बजे तक, यानी 24 घंटे हो गए, वो मजिस्ट्रेट को जो जिस व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है उसको वो मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएंगे। यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो वर्ड यूज हुआ है ये याद रखना बच्चों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हुई है, नॉट जो एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट होता है उसकी। जैसे आईएएस ऑफिसर जो होता है उसका आपने देखा ना, डीएम बोलते हैं, कई स्टेट में डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और कई जगह डीसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, या डेप्यूटी कमिश्नर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होते हैं, क्लियर। तो आप उसके सामने लेके जाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर, ये है पुलिस का काम। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं है, ठीक है, जर्नी टाइम जिसको बोलते हैं ना, यात्रा का समय। मान लीजिए 20 किलोमीटर दूर जो है मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, पुलिस स्टेशन 20 किलोमीटर दूर है, अब सिटी के अंदर से वो रोड जा रहा है, जाम लग गया और हम 24 के बजाय 25 घंटे में पहुंच रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट चेक करेगा कि जो आपने ट्रैवल टाइम भी तो इंक्लूड किया होगा ना उसमें। मान लो आप चले तो 1 घंटा आपको लगता है जाम में फंस गए, तो आपको 1 घंटा ज़्यादा लग गया, तो कोई बात नहीं, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जो ट्रैवल टाइम है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। याद रखना 24 आवर्स में एग्जाम के अंदर, जैसे प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर है ना, टोटली जो है आपका इंटेलेक्चुअली और माइंड उसके ऊपर है, माइंड गेम के ऊपर है पूरा। चीज़ों को समझो, एक एक वर्ड को, जैसे मैंने मजिस्ट्रेट है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन बन जाए, मजिस्ट्रेट कौन सा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन सा, आपको भी पता होना चाहिए। अब जरूरी नहीं प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो इंटरव्यू में तो पूछ सकते हैं ना, अब उस टाइम नहीं पता है, सब कुछ आपने फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज अच्छे से पास कर ली, लेकिन इंटरव्यू में एक छोटी सी गलती है जहां आपका चेहरा मुरझाया, उनको मिल गया, मुर्गा फंस गया, ठीक है, और वहीं पे जो है आपके मार्क्स कट। जहां आपको 250 में से 170 80 मिल जाते, अब आपको 140 150 भी नहीं मिलेंगे, अच्छे से बताऊं तो, ठीक है। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को, इसलिए मैं बताता हूं कि बच्चे जब आप पढ़ते हो ना, वर्ड्स को देखो पहले, वर्ड्स में छिपा गया है, और इसलिए जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है साथ के साथ वो भी दिखा रहा हूं, ताकि आप ये भी देखते चले कि जो मैं बोल रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तब अब जब आप इस लेक्चर को पढ़ें या आप अपने नोट्स बना रहे होंगे तो साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी भी साथ साथ पढ़ते चलना, क्लियर है। चलिए अब बात आती है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। देखिए प्रिवेंटिव, इसमें एक चीज और टॉपिक रह गया कि जैसे 3 पॉइंट डिस्कस किया ना मैंने, 4th पॉइंट बोलता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने ले गए, मजिस्ट्रेट के सामने आपने जो डेटा रखा, फैक्ट्स रखे, और मजिस्ट्रेट को वो लगा कि इसमें तो गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए थी इसकी, ऐसा तो इसने कोई जुर्म ही नहीं किया है, और मजिस्ट्रेट को ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता है, तो मजिस्ट्रेट अगर आपको अलाउ नहीं करता है आगे जुडिशियल कस्टडी में डालने के लिए, तो आप मुझे फ्री करेंगे, क्लियर, आप मुझे रिहा करेंगे। यहाँ पे इसको बोलते हैं राइट टू प्रोड्यूस, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला था, राइट टू इन्फॉर्म, यहाँ बोला था राइट टू कंसल्ट, और इसको बोलते हैं हम राइट टू प्रोड्यूस। राइट टू प्रोड्यूस किसको प्रोड्यूस करोगे, ऑब्वियस मजिस्ट्रेट के सामने, क्लियर है। और नेक्स्ट जो है राइट टू रिलीज, इसको बोलते हैं राइट टू रिलीज। भाई अगर मेरा जुर्म साबित ही नहीं हुआ, मजिस्ट्रेट ने कोई सजा नहीं सुनाई मुझे, तो आप मुझे ऐसे थोड़ी ना पाबंदी लगा करके पकड़ के रखोगे, नहीं नहीं, हमें तो पता है यही गुनहगार है, क्लियर। तो ये हमारे संविधान के अंदर ये 4 प्रोविजन दिया अंडर दी प्यूनिटिव डिटेंशन। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो प्यूनिटिव डिटेंशन है ये किसको नहीं मिलेगा, एनिमी एलियन को, क्लियर। दुश्मन का जो नागरिक है, जो दुश्मन देश का नागरिक है, अब दुश्मन देश का नागरिक कौन होता है, बता चुका हूं कई बार, जो इंडिया के साथ वॉर में इंडल्ज हो, या जिसके साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे ना हो, या फिर पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करके बता दे दिस कंट्रीज आर द एनिमी, सो द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्रीज विल नॉट बी ट्रीटेड ऑन पार विद द फॉरेनर्स, क्लियर। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रिवेंटिव डिटेंशन की। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, यहां पे मैंने आपको बताया था आपने गुनाह नहीं किया है, लेकिन आपको पकड़ा गया है। पकड़ा क्यों है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है
कि आप एक तो काफ़ी बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, दूसरा आप ऐसे ऐसे कड़वे वचन बोलते हैं कि जिससे ना विद्रोह होने की या हो सकता है कि दंगे भड़क सकते हैं, तो उनसे बचाने के लिए वो क्या करेंगे, आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डालेंगे। अब जरूरी नहीं है वो आपको जेल में डालें, क्लियर। जेल में डालने के लिए आपको क्या है, कोई जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसमें डाल सकते हैं, कोई होटल है उसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 24 घंटे सुरक्षा रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, ताकि आपके ऊपर नज़र रख सकें वो। वहाँ पे कोई अगर ये बोलेगा मुझे फलाने से मिलना है, नहीं मिलने दिया जाएगा, क्लियर। ये इतनी सख्ताई होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात है, आती है जब। अब आती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। तो प्रिवेंटिव जो पीरियड प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसके अंदर भी आपको 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। वो क्या, देखिए सबसे पहले जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, क्लियर, उसको आप क्या करोगे, 3 मंथ से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा आप डिटेंशन में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आपने किसी XYZ को गिरफ्तार कर लिया या आपने उसको नज़रबंदी में डाल दिया, तो 3 महीने से ज़्यादा जो है आप उसको डिटेंशन में नहीं डाल सकते, क्लियर। अनटिल और अनलेस जब तक कि जो एडवाइजरी बोर्ड है वो आपको ऐसा करने से कहे ना कि आप जो इसकी डिटेंशन आगे बढ़ा दीजिए। अब जो एडवाइजरी बोर्ड होता है इसमें कौन होता है, इसमें आपका इंक्लूड होता है जो भी आपके जुडिशरी के मेंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो होते हैं उसके बोर्ड के मेंबर। तो वो सारे एंगल से उसको चेक करते हैं, उसके बाद ही आगे जो है डिटेंशन को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है वो देखते हैं। दूसरा, जिस व्यक्ति को आपने डिटेंशन में डाला है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड होता है जिस भी व्यक्ति को आपने डिटेंशन में डाला, क्लियर, उसको आप कम्युनिकेट करेंगे, यू विल कम्युनिकेट टू हिम कि आपको किस चार्जेस पे है जो डिटेंशन में डाला जा रहा है, क्लियर। उसके बाद थर्ड ये बोलता है कि जो डिटेनू है, डेटेनू, अभी जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, आई डोंट नो इसको डेटेनू बोलते हैं या डेटेनू बोलते हैं, क्लियर, पर मैं इसको यही बोलता हूँ कि प्रिजनर, इसका मतलब ये होता है कि जिसको आपने पकड़ा है। अब उसके पास ये भी है कि आप उसको अपॉर्चुनिटी दें, क्लियर, ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके डिटेंशन ऑर्डर के तहत। अब मान लीजिए भाई मेरा कोई गुनाह नहीं, फिर भी आपने मुझे पकड़ लिया, कोई बात नहीं, पकड़ लिया क्योंकि कानून ऐसा बोलता है। अब आप मुझे मौका तो दो, पहली बात तो डिटेंशन क्यों कर रहे हो आप मुझे वो तो बताओ। तो आपको वो बताएंगे कि देखिए ऐसा ऐसा हमें लगता है कि आप जो है ना भड़काऊ भाषण देंगे और जिससे दंगे भड़केंगे, तो हम इसलिए उसको रोकने के लिए पहले आपको साइड कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा ठीक है कोई बात नहीं, कर लो, लेकिन भाई मुझे आप कैसे कह सकते हो कि मैं भाषण देने वाला हूँ, क्लियर। तो उसके लिए आप मुझे अपॉर्चुनिटी तो दो, मैं अपने आप को साफ, अपनी सफाई तो रखूँ, क्लियर। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना कि 3 महीने से ज़्यादा आप नहीं रख सकते किसी को भी डिटेंशन के तहत, क्लियर। अगर आप रखोगे, उसको बढ़ाओगे, तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड होती है जो सजेस्ट करेगी, अगर नहीं करती है तो आप नहीं रख सकते हो। दूसरा, कम्युनिकेट करोगे उसको कि आपको किस चार्जेस पे डिटेंशन में डाला जा रहा है। तीसरा ये बोला गया है कि आपको उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ताकि वो भी अपनी सफाई दे सके। ऐसा नहीं कि आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हो, भाई उसने कोई गुनाह थोड़ी किया है, आपको ये ध्यान में रखना है, क्लियर। तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के, उनको जो है जब आर्टिकल 370 को हटाया था कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उनको क्या था, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पकड़ा था, क्लियर, ना कि प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए एक्ट्स जो है हमारे पार्लियामेंट ने पास किए थे, क्लियर। एक बार मैं आपको सिर्फ उनके बारे में बता देता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्या, कि जो आर्टिकल 22 है इसके अंदर जो मैंने आपको ये लिमिट बताई थी 3 महीने। अब 3 महीने ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए। जो हमारा 44वां संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के बाद, जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अमेंडमेंट एक्ट पास किया था 1978 में। इन्होंने बोला कि 3 महीने की बजाय हम इसको 2 महीने में ही चेंज कर रहे हैं। आज से किसी को आप डिटेंशन में डाल रहे हैं, क्योंकि देखिए इंदिरा गांधी जी ने 1975 में क्या लगाई थी, आप बोलोगे इमरजेंसी, ये तो हर बच्चे को पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से कर लेंगे, क्लियर। देखिए एक चीज़ याद रखना, लाइफ में कभी भी ये अपने आप को इस अंधकार में मत रखना कि मुझे सब कुछ आता है, क्लियर। नहीं आता खुल के बोलो यार मुझे नहीं आता ये, और नहीं आता तो सीखो उसको, क्लियर। यही है लाइफ का फंडा। अगर नहीं आता तो अपने आप को देखो, अगर आप किसी के सामने ये बोलोगे यार मुझे नहीं आता, तो इससे इसका मतलब नहीं कि आपकी जो रोब है वो कम हो जाएगा या आपकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी। नहीं आता एक्सेप्ट करो, ये सच्चाई है। होता क्या है कि आज के टाइम में लोग ट्रूथ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, सच्चाई को,
ठीक है। तो पहले सच्चाई को जानो कि हाँ मुझे नहीं आता है पर मैं सीख तो सकता हूँ। तो हम जिस बच्चे को नहीं पता 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो कोई बात नहीं, हम इमरजेंसी के चैप्टर में आपको समझा देंगे। क्लियर। चलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में बोला कि 3 महीने का जो टाइम पीरियड है हम इसको कम करके 2 महीने कर रहे हैं। क्लियर। और क्यों? क्योंकि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उस टाइम हुआ क्या कि इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स बना दिए थे, जो भी उनके खिलाफ कुछ बोलता उनको जेल में डाल रहे थे। क्यों? प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बोल रखा है। और इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था कि हम इनको इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये दंगे भड़का रहे हैं, ऐसे ऐसे भाषण दे रहे हैं, तो इसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हम इनको डाल रहे हैं। तो यहाँ पे 3 महीने तक जो है जेल में नहीं डाल सकते आप किसी को, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला 2 महीने तक, 3 से 2 महीने करेंगे। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। 2 महीने का जो टाइम पीरियड है वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो आज भी कितने 3 मंथ्स का ही टाइम पीरियड है कि आप किसी पर्सन को मैक्सिमम 3 महीने तक रख सकते हैं। क्लियर। अब आर्टिकल 22 जो है ये पार्लियामेंट को ये भी एम्पावर करता है, क्लियर, कि आप जो है किस सर्कमस्टांसेस में आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में जो है हम प्रिवेंटिव डिटेंशन को बढ़ा सकते हैं। आप बता सकते हैं कितने जो मैक्सिमम लाइफ टर्म है वो भी आप बाय एक्ट बता सकते हैं। ये पार्लियामेंट को पावर दी गई है। ये ऐसा नहीं है कि अब यहाँ 3 महीने से 2 महीने क्या, क्यों क्या? क्योंकि पार्लियामेंट को पावर है आर्टिकल 22 के तहत। तो इसी तरीके से पार्लियामेंट के पास ये पूरा अधिकार है उस पूरा एक सर्कमस्टांसेस डिक्लेयर करे कि हम किस टाइम पे जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा सकते हैं, ठीक है। किसी को पकड़ेंगे तो उसको मैक्सिमम कितने टाइम तक डिटेंशन रख सकते हैं, जरूरी नहीं 3 महीने, 3 महीने से हो सकता है 1 साल भी कर दे गवर्नमेंट, बट उसके लिए एक्ट पास होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो कुछ एक्ट्स जो गवर्नमेंट ने पास किए हैं इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपने आप को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो इसमें आया था आपका 1950, जब हमारे देश में संविधान लागू ही हुआ था उसी साल यहाँ पे पहला आपका आ गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। क्योंकि जैसे आर्टिकल 22 में खुद लिखा हुआ है गवर्नमेंट क्या है, एक्ट बनाएगी तभी तो किसी को डालेगी। तो उसके लिए 1950 के अंदर पहला ही कानून बन गया, क्या? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। और कब बना था ये? 1950 के अंदर। अब इसको बनाया था बेसिकली 1 साल के लिए। क्लियर। जैसे जब ये कानून बना था 1950 में, इसको बनाया था सिर्फ 1 साल के लिए। जैसे आपने सुना ना कि SC/ST का जो रिजर्वेशन है स्टार्टिंग में बेसिकली 10 साल के लिए डाला गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने इसको हर साल 10 साल 10 साल 10 साल, जैसे 10 साल पूरे फिर 10 साल फिर 10 साल, जैसे लास्ट ईयर 2020 में पूरे हो गए थे, 2020 में लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने फिर इसको 10 साल बढ़ा दिया, 2023 तक जो SC/ST को रिजर्वेशन रहेगा। अब ये जो कानून बनाया था ऐसे ही यहाँ पे क्या बोला था 1 साल के लिए हम बना रहे हैं, यानी कि 1951 तक ये रहेगा, उसके बाद हम इसको हटा देंगे। अगर देखेंगे जरूरत होगी तो रखेंगे, नहीं तो नहीं। फिर इसको हर साल क्या करें, 1-1 साल बढ़ाते गए फाइनली ये 1969 तक चला और उसके बाद ये रिपील कर दिया गया, यानी कि हटा लिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। क्लियर। उसके बाद ये तो बात होगी फर्स्ट एक्ट कौन सा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, और ये कब रिपील हो गया था 1969 में। सेकेंड जो आता है वो आता है आपका मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ और फुल फॉर्म में बोल रहा हूँ, ठीक है, आप सुन लेना। यह आया था 1971 में और इसको खत्म कर दिया गया था कब, 1978 में। मैं इसकी फुल फॉर्म बोल देता हूँ, आप सुन लेना। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। क्लियर। जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी और उस टाइम जिसको डिटेंशन में डाला था इसी एक्ट के थ्रू डाला था, मीसा एक्ट 1971। क्लियर। उसके बाद फिर अगला जो कानून आया वो था आपका, ये काफ़ी थोड़ी सी इसकी वो है, मैं सिर्फ यहाँ एक बार लिख देता हूँ, COFE कॉफ। हाँ, हालांकि मुझे तो इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी वो लगती है, मैं इसको बोलता हूँ कॉफ पोसा। क्लियर। आप कैसे भी बोल सकते हैं, कॉफी पोसा कैसे भी बोल सकते हैं। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखिए फुल फॉर्म इसकी ये बोलती है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर। एंड पी से प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। मैं दोबारा बोल देता हूं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। ये कब आया था, ये आया था आपका 1974 में। ये सारे जो एक्ट मैं आपको बता रहा हूं ये सारे एक्ट वो है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत लाए गए थे। क्लियर। अब इसमें क्या बोला गया था, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, हालांकि 1974 में तो वही थे, जब मोरारजी देसाई इलेक्शन में अपनी वो कर रहे थे, वो बोले कि हम इस एक्ट को खत्म कर देंगे, मीसा को भी
और इसको भी, दोनों को। तो यहाँ पे जब वो आए 1978 में, ये तो ख़त्म कर दिया, लेकिन जब बात आई इसकी, तो उन्होंने देखा कि यार इसके तहत तो हम जो स्मगलिंग में इंडल्ज है, मान लो कोई लकड़ी काट के स्मगलिंग कर रहा है, हाथी के दांत को स्मगल कर रहा है, या ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। एटलीस्ट ये कानून तो है, हम उसके तहत पकड़ सकते हैं। तो ये कानून जो है आपका आज भी चल रहा है, ये रिपील नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है एक थोड़ा सा अगर आपने न्यूज़ फॉलो की होगी तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में आया था, क्लियर। यूपी के अंदर ये एक्ट काफ़ी यूज हुआ है लास्ट ईयर, क्लियर। जिन्होंने जो उस टाइम CA के चक्कर में काफ़ी तोड़फोड़ भी की थी, तो उन पे वहाँ की गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया था, क्लियर। और कुछ पत्रकार थे उनके, या कुछ जो स्टूडेंट यूनियन के नेता थे, तो उनके ऊपर क्या लगाया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया था। तो उनको क्या रखा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया था, क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा टाडा एंड पोटा। देखिए ये दो काफ़ी खतरनाक कानून थे, ठीक है। टाडा आपका आया था 1985 में, और ये कब तक रहा था, 1995 तक, 10 साल रहा ये। 85 में टाडा आया था, फुल फॉर्म इसकी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता था कि आपको मान लो जो टेररिस्ट से रिलेटेड पहले कोई कानून था नहीं, तो टाडा बनाया, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होगा, ठीक है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, जो भी मान लो ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होगा, क्योंकि 1985 में आपको पता है पंजाब के अंदर काफ़ी जो है उस टाइम वो चल रहे थे, खालिस्तान मूवमेंट वगैरह। तो 1985 के अंदर, और इंदिरा गांधी जी की जो असैसिनेशन हुआ था, असैसिनेशन, ठीक है, तो वो भी 1984 में हुआ था। तो उस टाइम ये है टाडा एक्ट लाया गया था। तो ये जो था काफ़ी ड्रैकोनियन था, इसके काफ़ी मिसयूज हुए, तो इसको 1985 में इसको हटा दिया गया। फिर आता है लास्ट में पोटा। ये क्या था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज़, क्लियर। ये 2002 में आया था, लेकिन 2004 में ही इसको हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन पुलिस जो थी इसका काफ़ी मिसयूज कर रही थी। किसी को भी जो है प्रिवेंशन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के तहत इसको गिरफ्तार कर लेती थी, और उसको फिर बाद में, हालांकि बाद में कोर्ट में जब ट्रायल चलते थे, ये पता चलता था कि वो बंदा जो जिसको इसने पकड़ा है पुलिस ने, वो क्या है, निर्दोष है। तो बाद में जुडिशरी ने क्या बोला, ये एक्ट जो है क्या है, आर्बिट्रेरी है, यानी मनमाना है, हटा दिया इसको। एक आता है अभी UAPA, काफ़ी न्यूज़ में है ये अभी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, JNU यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके 3 स्टूडेंट्स जो है, उसके ऊपर ये वाला चार्जेस चल रहा है, UAP। इसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। ये बेसिकली कब आया था, 2004 में आया था, जब ये पोटा खत्म हो गया था ना आपका 2004 में। लेकिन उसके बाद इसको अमेंडमेंट किया गया, जस्ट सेकेंड, हाँ 2004 में इसको अमेंड किया था, मैंने बोलने थोड़ी गलती कर दी। देखिए ये आया था आपका 1967 में, 1967 में आया था UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट। ये जो है 1967, 2004, 2008, ये मैं वो टाइम बता रहा हूँ जिस टाइम में ये अमेंडमेंट हुआ है। 2004 में हुआ है, 2008 में हुआ है, 2012 में भी हुआ है, और रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ है 2019 में भी हुआ है, क्लियर। अब इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं UAPA में, ये भी हम रिस्पेक्टिव अपने उसमें करेंगे, क्लियर। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, इवन जो किसी भी कंट्री में देखेंगे, ये ऐसा एक्ट कहीं नहीं मिलता है। इवन ब्रिटेन के अंदर भी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जो था उसके अंदर था ये, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको हटा दिया गया। लेकिन हमारी कंट्री में आज भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने खुद डाला। उसके पीछे रीज़न क्या है कि मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जिस टाइम कोई कानून ना हो, तो उनको जो कुछ ऐसे उपद्रवी व्यक्ति हों, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी लोग जो है शराफत से भी रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते भी हैं ऐसे काम, तो उनके लिए कुछ तो होना चाहिए। तो ये एक्ट रखा गया। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, तो उन्होंने ना 1818 में एक था बंगाल प्रिजनर्स रेगुलेशन 1818, ठीक है, उसके तहत क्या था, ये बनाया था कि अगर कोई भी हमें लगा, ठीक है, जो ऐसा वैसा कर रहा है, हम उसको उठा लेंगे और उसको जेल में डालेंगे। तो ये था बंगाल प्रिजनर्स रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत जो डाला गया था 1818 में। तो उसमें जो है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन वहाँ से आता है। दूसरा, इंडिया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, मैं लिख देता हूँ,
डिफेंस ऑफ इंडिया 1939 और एक था बंगाल प्रिजनर्स रेगुलेशन एक्ट 1818 में आया था ये। इन दो एक्ट से जो है हमारे कंट्री में जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन आता है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हमारे आर्टिकल 20, 21, 21A और 22 फिनिश होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अब हम करेंगे आर्टिकल 23, 24 जो कि है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर 25 से लेकर 28 और 30। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यही करूंगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं सारे फंडामेंटल राइट्स जितने बचे हैं वो क्लब करके एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दूं। फिर जो छोटी मोटी जो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट से वो जो बचेंगी वो हम करेंगे, हमारे एक और लेक्चर ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो मैं आपको आज ये शायद थर्ड लेक्चर है आपका, थर्ड या फोर्थ, तो 6 लेक्चर्स में जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो ये चैप्टर भी थोड़े से लेंथी है। क्लियर? फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर भी थोड़ा लेंथी है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक बार मैंने आपको शायद इसका PDF कॉपी नहीं दिखाई है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। चलिए पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। हमने डिस्कस कर लिया था 21, 22 देखते हैं अभी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। क्लॉज 1 क्या कहता है? नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई प्रिवेंटिव प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत जाता है तो 3 चीज़ें उसको दी जाएंगी, 4 चीज़ें बेसिकली। क्या आप उसको बताएंगे कि आपको किस चीज़ पे चार्जेस पे जो है अरेस्ट किया जा रहा है, या भाई आगे ना कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी इन द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट नो शैल बी ही डिनाइड द राइट टू कंसल्ट। जो मैंने आपको सेकंड बताया था, अगर आपने जिसको अरेस्ट किया है तो आप उसको राइट टू कंसल्ट भी देंगे कि वो वकील कर सके। टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, ताकि वो अपने चॉइस का वकील कर सके। दूसरा, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। मैंने बोला था ना, आपने जिसको अरेस्ट किया आप उसको जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो है, ठीक है, तो आप उसके पास लेके जाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। और एक्सक्लूडिंग यहाँ पे टाइम जो पीरियड होगा जर्नी का वो इंक्लूड नहीं है। फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, जहां आपने इसको अरेस्ट किया, क्लियर, और मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस है वहां तक आप लेके जाएंगे इसको, यहाँ पे बता रहे हैं। एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मजिस्ट्रेट। जो मैंने आपको 4th प्रोविजन बताया था, इन केस अगर मजिस्ट्रेट ने आपको अथॉरिटी दी नहीं है उसको गिरफ्तार करने के लिए, कस्टडी में रखने के लिए, तो आप उसको फ्री करेंगे, यानी कि राइट टू रिलीज। थर्ड कह रहा है नथिंग इन क्लॉज 1 एंड 2 शैल अप्लाई। क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में जो बोला गया है वो अप्लाई नहीं होगा क्लॉज 3 के अंदर। कब? जब सब क्लॉज ए क्या कहता है? टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बिंग इज एनिमी एलियन, अगर वो दुश्मन देश का नागरिक है। सेकेंड, बी, टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्लियर? जिसको आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पकड़ा है उस पर भी ये लागू नहीं होगा। फोर्थ कह रहा है नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ्स। अगर आपको किसी ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पकड़ा है, किसी ने नहीं मतलब पुलिस ने, तो यहाँ पे क्या बोला कि आपको 3 महीने, या जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था 3 मंथ्स, अनलेस फर्स्ट क्या कह रहा है एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन हु आर और हैव बीन और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। यानी कि एक एडवाइजरी बोर्ड होगी जो कि किससे बनी होगी? हाई कोर्ट के जजेस से। वो आपको सजेस्ट करे हैज रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स देन दैट देयर इज इट्स ओपिनियन इन इट्स ओपिनियन सफिशिएंट कॉज फॉर सच डिटेंशन। जब ये बोलते कि हाँ ऐसा ऐसा हमें लगता है कि इनकी जो अवधि है टाइम पीरियड बढ़ाना चाहिए 3 महीने से, और तो आप बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। Provided that nothing in this subclause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under subclause B of clause 7, और मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट जो है बाय एक्ट 3 महीने से उसको बढ़ा भी सकती है। क्लियर? तो उस टाइम जो आपका सबक्लॉज ए है वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। Such person is detained in accordance with the provision of any law made by Parliament under subclause A and B of clause 7। पहले clause 7 देख लेते हैं। देखिए क्लॉज 7 कह रहा है पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब, जो मैंने आपको बताया था ना कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, ठीक है, वो क्या कर सकती है? पहला वो सर्कमस्टांसेस डिक्लेयर कर सकते हैं, सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस इन विच अ पर्सन मे बी डिटेन्ड फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ्स अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट
ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज ऑफ क्लॉज 4। क्लियर? यानी कि आपको अगर क्लॉज 4 के तहत अगर 3 महीने की वो थी डिटेंशन, तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो सर्कमस्टांसेस डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम क्या इस टाइम पीरियड को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये बता रखा है। उसके बाद ये भी बोल रखा है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन में इन एनी केस और क्लासेस ऑफ केसेस बी डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर किसी व्यक्ति को कितने टाइम तक रखना है वो ये भी डिक्लेयर कर सकती है। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड और इन इंक्वायरी ऑर्डर सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 4A। दूसरा, क्या क्या प्रोसीजर जो एडवाइजरी बोर्ड फॉलो करेगी, यानी कि यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड के लिए भी कानून बना सकती है एक पार्लियामेंट। ऐसे नहीं कि एडवाइजरी बोर्ड जो अपने मनमानी से बोले कि नहीं इसका आप डिटेंशन नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे प्रोसीजर पार्लियामेंट फिक्स करेगी जो आपकी बोर्ड होगी एडवाइजरी बोर्ड। क्लियर? चलिए अब उसके बाद हम पढ़ते हैं 5th क्लॉज। When any person is detained in pursuance to an order made under any law providing the preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order। देखिए, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत जो व्यक्ति को 4 अधिकार मिले थे, यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन में वही बोल रखा है कि आप उसको कम्युनिकेट करेंगे किस वजह से पकड़ा जा रहा है। दूसरा, आप उसको अभी 6th क्लॉज में यही बोल रहा है कि आप जो है उसको अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि वो अपने आप को क्या करे, डिस्क्लोज कर पाए, यानी अपनी सफाई दे। ठीक है? एक बार मैं हिंदी में और निकाल के दे देता हूँ आपको। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है? यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। ये देखिए, आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। आगे स्पष्टीकरण यहाँ दिया गया है इस खंड में। ठीक है? ओके, उसके बाद ये यहाँ तक अभी तक आपका क्या चल रहा है, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 22 ही चल रहा है। 7 यहाँ पे आ गया है और ये 23। चलिए, तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमारा जो है टॉपिक फिनिश हो जाता है आर्टिकल नंबर 22 तक। चलिए, कोई प्रॉब्लम आर्टिकल 22 तक कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लेना। मैं जहाँ तक होगा पॉसिबल मैं आपको इमीडिएटली जब आप पूछेंगे मैं उसी टाइम आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? विदाउट एनी फर्दर डिले, ताकि आपको जो है उसी टाइम आपका डाउट क्लियर हो जाए। चलिए, सो आज करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट अपने ही ऐसी बेहतरीन लेक्चर में जिसमें हम करेंगे क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चलिए, टिल देन हैप्पी लर्निंग।